जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अब हमारी पढ़ाई का टाइम आ गया है, तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी 10th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं रेणु गोयल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुरेंद्रनगर से, और आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद क्या परिवर्तन हुए। हमारा ये अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, इसको मैंने 2 भागों में बनाया है। इसका पहला भाग पार्ट 1 हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सभी प्रदेशों को, सभी भूभागों को एकजुट किया गया, मतलब यूरोप के सभी प्रदेश इस समय एकजुट हो गए थे और राजतंत्र से निकलकर राष्ट्रीय सरकारें बनाई गईं। इन सबको एक करने के लिए लोगों ने कई युद्ध किए और कई क्रांतियां लड़ी। बहुत सारे वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक टकराव पैदा हुए। इस अध्याय में ऐसे ही हम कई बिंदुओं को समझेंगे, जिनके बारे में सरयू ने अपनी कल्पना के अनुसार एक पेंटिंग के माध्यम से बताया है। तो आइए हम इस चित्र को देखते हैं। आप देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से इस चित्र से शुरू होता है। 1848 में सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन के उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इसी को फ्रेडरिक सरयू, जो फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने 4 चित्रों को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई है। इन्होंने इसको काल्पनिक रूप से बनाया है, जिसमें इन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को, सरकार को दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहला एक साइड जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक प्रतिमा दिखाई दे रही है। यह प्रतिमा स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा है और इसके साथ ही बहुत सारे लोग लंबी कतारों के रूप में खड़े हुए हैं। एक जुलूस के रूप में आप देख सकते हैं कि सबसे आगे जो हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जो स्वतंत्र हो चुके हैं, और बाकी सारे राष्ट्र धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। स्वतंत्रता की देवी की ओर अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता की देवी एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल को लिए पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में इन्होंने मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र पकड़े रखा है। ये जो सरयू ने पेंटिंग बनाई है या फिर ये चित्र बनाया है, ये इनका कल्पना की है इन्होंने कि स्वतंत्रता के लिए कैसे राष्ट्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति तिरंगे से पहचाना जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सभी राष्ट्र के लोग अपने अपने झंडों को लिए खड़े हुए हैं। प्रतिमा के पास अमेरिका पहले ही स्वतंत्र हो चुका है, इसके पीछे पीछे फ्रांस आया, फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं, और जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग स्वतंत्र होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बच्चों, चित्रकार या ये फ्रेडरिक सरयू ने फोटो के अंदर ये दिखाया है कि सभी राष्ट्र के राजा राजतंत्र से मुक्त होना चाहते हैं, और ये जो आपको सबसे नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, टूटे फूटे खंडर दिखाई दे रहे हैं, अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के राजतंत्र के अवशेष हैं। इसके साथ ही ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं। तो जो फ्रेडरिक सरयू थे, इन्होंने अपने चित्र का इस्तेमाल दुनिया में भाईचारे के रूप में किया गया है। ये चित्र दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे और हम ये देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, और चूंकि आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ लिया है, इसी के आगे हम इस 10th क्लास में इस अध्याय में पढ़ेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन के उभरा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अर्नेस्ट रेनिन ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है, जिसका सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र के लोग राष्ट्र बनाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद बनकर उभरा और
सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति की भावना यहाँ पर जागृत हुई। राष्ट्रवाद की परिभाषा को हम समझेंगे, एक ऐसी भावना जो किसी विशेष सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। ये लोगों में ये भावना जागृत करती है कि हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और राष्ट्र बनाएंगे। इसके बाद फ्रांसीसी का विचार आया कि यूरोप में जो परिवर्तन हुए, चाहे वो राजनीतिक हो, मानसिक हो, उन परिवर्तनों से राष्ट्रीय वंशीय जो पूर्व वंश के राजा थे लुई, इनका शासन खत्म होकर उनके स्थान पर राज्य यानी जनता का शासन स्थापित हुआ। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 से 99 तक ये चली। यह फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और परिवर्तन की अवधि थी। इस समय जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी 1789 से शुरू हो चुकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में, कि राष्ट्रवाद के लिए कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई। लुई 16वां जो पूर्व वंश का अंतिम राजा था फ्रांस का, इस समय फ्रांस की क्रांति हुई और राजतंत्र का अंत हुआ। यह राजा निरंकुश राजा था और देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई थी। क्रांति के दौरान जितनी भी शक्ति राजा के हाथों से निकलकर आम जनता के हाथों में आ गई थी। क्रांति द्वारा घोषणा की गई कि अब फ्रांस के लोग ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसका भाग्य इन फ्रांस के लोगों के हाथों में ही होगा। राजतंत्र की समाप्ति होकर अब जनता का शासन स्टार्ट होगा, ऐसा बताया गया। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। इसके यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है जो हमारी बुक में दिया गया है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर हम देखेंगे, सामूहिक पहचान की भावना। क्रांतिकारियों ने मिलकर ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांस के लोगों में एकता की भावना एवं सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। सभी ने एक देश के लिए मिलकर कार्य किया और उन्होंने जाना कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं और हम सभी समान हैं। तो उनमें सामूहिक पहचान की भावना हुई। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि अब किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय हो, सभी लोग फ्रांस में बराबर का अधिकार प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी को संवैधानिक समान अधिकार प्राप्त हैं। और एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। जैसा कि हमारे भारत के लिए तिरंगा झंडा हमारा है, वैसा ही फ्रांस में भी 3 रंगों का एक झंडा, ये तिरंगा चुना गया जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इसके साथ जनरल स्टेट का चुनाव सक्रिय नागरिक समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। वह जो जनरल स्टेट जो थी वो कुलीन वर्गों द्वारा वोट देने पर ही चुनी जाती थी सरकार, लेकिन जब ये क्रांति हुई इसके बाद इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। अब सामान्य लोग भी यहाँ पर वोट दे सकते थे। इसके साथ साथ नई किताबें लिखी गई, साहित्य छपतें, शहीदों का गुणगान किया जाने लगा, देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी और केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ऐसी व्यवस्था जो संपूर्ण देश में लागू हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार फ्रांस के सभी भूभागों पर यानी कि सभी क्षेत्रों पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। सभी स्टेट, सभी वर्ग, सभी लोग के लिए कानून समान थे। इसके साथ साथ आंतरिक आयात निर्यात टैक्स भी समाप्त कर दिया गया जो पहले लगाया जाता था और पूरे फ्रांस में भार तथा नापने की समान व्यवस्था लागू की गई। पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाप की और भार की अलग व्यवस्था थी और आयात निर्यात कर भी अलग अलग था, लेकिन इस समय सभी एक कर दिए गए। इसके साथ साथ संपूर्ण फ्रांस की भाषा जो फ्रेंच थी, फ्रेंच को संपूर्ण फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा माना जाने लगा,
यानी कि अब फ्रांस में राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच भाषा होगी। 1789 में फ्रांसीसी सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी और फ्रांसीसी सेनापति जो थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस की क्रांति में इन्होंने बहुत भाग लिया। ये विश्व के महान सेनापतियों में गिने जाते हैं। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में इनका पतन हो गया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधार किए जो फ्रांस में पहले भी शुरू हो चुके थे, लेकिन नेपोलियन द्वारा किए जाने वाले सुधारों को नेपोलियन ने की जो संहिता, जो विधि कानून बनाया उसको नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इसमें इसने बहुत सारे सुधार किए। बच्चों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन द्वारा नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में कौन कौन से सुधार किए गए हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ देख सकते हैं कि 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता, एक नागरिक कानून बनाया जिसमें इसने जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे, जैसे कुलीन वर्ग में पैदा होने वाला विशेष अधिकार, जैसे जो बड़े बड़े लोगों को अधिकार दिए गए थे उनको सभी टैक्सों में छूट दी गई थी, ऐसे ही यहाँ पर इसने जो अधिकार थे वो सब समाप्त कर दिए गए और ये बताया कि अब जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो योग्यता के अनुसार दिए जाएंगे। इसके साथ साथ नेपोलियन ने कानून के समक्ष सभी बराबर हो, यानी कि सभी के लिए समान कानून हो, समान संपत्ति सभी के पास समान हो, सभी को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये बताया। नेपोलियन ने डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था जागीरदारी, जागीर अपनी किसानों से टैक्स लेते थे, इसको खत्म किया और अब इसने बहुत सारे टैक्सों को जनता से बहुत सारे टैक्स को फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। इसके साथ साथ यातायात संचार व्यवस्था भी सुधार दी गई, सड़क निर्माण किया जाने लगा, किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों को भी इन चीजों में सहूलियत मिली। इसके साथ साथ इसने समान नापतोल, समान कानून तथा एक ही प्रकार की राष्ट्रीय मुद्रा से व्यापार आसान हो गया। एक ही प्रकार की राष्ट्रीय मुद्रा बनाई। पहले अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग मुद्राएं होती थी, लेकिन इसने सबको एक समान एक कर दिया जिससे व्यापार आसान हो गया। ये तो नेपोलियन द्वारा जो किए गए सुधार हैं, इसको बाद में कई हद तक कम कर दिया जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे। इससे पहले अब हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको हम पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें हम 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला कैसे हुआ, 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर वाटरलू का युद्ध हुआ था जो हम पहले भी पढ़े हैं, वियना शांति सम्मेलन हुआ, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ 1821 में, 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई और इटली का एकीकरण हुआ, 66-71 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1905 में ये राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य का। इनको याद करने वाली तिथियां हैं। इसके बाद आप इस दो नक्शे देख रहे हैं। जो मैप नंबर जो पहला नक्शा है ये 19वीं सदी या 18वीं सदी का नक्शा है और ये वर्तमान का नक्शा है। ये दोनों, इसमें हम आप अच्छे से गौर से देखेंगे तो हम ये 1797 में यहाँ पर नेपोलियन की शुरुआत हुई। उस समय क्या था कि 18वीं सदी के यूरोप में अलग अलग राज्य, जो आज के राष्ट्र दिखाई दे रहे हैं, पहले यहाँ पर एक से राष्ट्र नहीं थे, अलग अलग राष्ट्र थे और सब पर अलग अलग राजशाही थी। जैसे डच और कैंटन ये सभी बटे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य था, रूसी साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य था और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। इसके साथ ही ये अलग अलग भाषा बोलते थे, इनकी संस्कृति अलग थी, पहचान अलग थी, सभी कुछ अलग था। लेकिन आगे जाकर ये सभी
एकता के सूत्र में बने और अलग अलग राष्ट्र दिखाई दिए। यहाँ पर राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया, तो सबसे पहले यूनान ने जो 21 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, 48 में फ्रांस की क्रांति हुई, ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद यूरोप के नक्शे में जो हम देख रहे हैं वो राष्ट्र एक जैसे नहीं थे, अलग अलग राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये अब एक राजतंत्र बन गए। और हेम्सवर्थ साम्राज्य में लंबोडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनेशिया और इटालियन भाषा बोलने वाले लोग थे। हंगरी में आधे लोग म्यांमार भाषा बोलते थे। गालेशिया में कुलीनबर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। इस प्रकार संपूर्ण यूरोप में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति और भाषाएं थीं। ये केवल उस क्षेत्र की राजतंत्र के लिए निष्ठावान थे, मतलब सभी लोग उस क्षेत्र के राजाओं जहां पर उनका राज्य था उन सब के लिए निष्ठा रखते थे। और ये समय था जब समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। तब कैसे राष्ट्रवादी विचार आए, और पहले हम इसको समझेंगे कि जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और ये अलग अलग वर्गों में बटा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुलीन वर्ग। प्रथम 2 स्टेट थे, यानी कि प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी और कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, कारीगर और ये सारे लोग तृतीय स्टेट में थे, यानी तृतीय वर्ग में। तो प्रथम 2 स्टेट थे कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग, उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार प्राप्त था राज्य को दिया जाने वाला टैक्स, यानी कि ये लोग जो थे वो टैक्सों से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री थे, इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता था। इसके अलावा कुलीन वर्गों को सामंती अधिकार भी थे, वे किसानों से टैक्स भी लेते रहते थे और अपने अनुसार वो उसको बढ़ा भी सकते थे। किसान मजदूर अपने स्वामी की सेवा, उनके घर का काम, खेतों का काम और सेवाएं भी देता था, सड़कों का निर्माण करता था और अन्य कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। और कुलीन वर्ग जो थे इनको विशेष अधिकार, जैसा कि आपको ने देखा, ये हवेलियों में रहते थे, बहुत शान शौकत से रहते थे, सुविधा संपन्न होते थे, जायदाद के मालिक होते थे और शक्तिशाली होते थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण शुरू हुआ, जिससे उत्पादन व व्यापार में वृद्धि होने लगी, शहरों का विकास हुआ। इस प्रक्रिया में नए सामाजिक समूह का सामने आया और ये थे श्रमिक वर्ग के लोग। इनकी हालत दयनीय थी, लंबे समय तक इनको काम करना पड़ता था, इनके काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, बहुत घंटों तक काम इनको करना पड़ता था, इनको सैलरी भी कम मिलती थी और इनको अलग अलग प्रकार के टैक्स का भुगतान अपने राजा को या अपने मालिकों को करना पड़ता था और इन्हें विशेष अधिकार भी किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके साथ ही बढ़ते हुए टैक्स, अकाल के समय किसानों, मजदूरों आदि ने विद्रोह कर दिया, लेकिन इन समूह के पास साधन और कार्यक्रम नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था, इसलिए यह जिम्मेदारी तीसरे समूह यानी कि अन्य वर्ग द्वारा उठाई गई। जो वर्ग था वो था मध्यम वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। इनमें व्यापारी, उद्योगपति, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, वकील तथा प्रोफेसर, शिक्षक आदि लोग शामिल थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि योग्यता के बल पर इनको कार्य मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से राष्ट्रीय एकता का भाव शुरू हुआ। अब हम देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी कि उदारवाद क्या चाहते थे। पहले तो उदारवाद क्या होता है। नए मध्यम वर्ग के लोग उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहते थे। वे सभी आजादी चाहते थे, ये राजतंत्र से मुक्ति चाहते थे। ये यानी कि उदारवाद का मतलब आजाद, यानी कि सभी लोगों को अब आजादी चाहिए थी। ये ऐसी राजनीतिक सरकार चाहते थे जो आपसी सहमति से यानी वोट डालकर बने। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे और संविधान का निर्माण करना चाहते थे। ऐसी सरकार चाहते थे जो प्रतिनिधि द्वारा बने। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद
बाजारों की मुक्ति चाहते थे ताकि व्यापार आसान हो। चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य ने जो प्रतिबंध लगाए रखे थे उसको वो खत्म हो। इसके साथ साथ नेपोलियन ने आसपास के सभी क्षेत्रों को जो जीत लिया था, छोटे प्रदेशों को जोड़कर इसने एक 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। और इस समय यहाँ पर इस सभी राज्यों के अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग सीमाएं होती थी। व्यापार में भी समस्या होने लगी, नाप तोल और ये सभी प्रकार की समस्या यहाँ हुई। तो इस समस्या को हल करने के लिए वाणिज्य वर्ग ने एक संघ बनाया जिसका नाम था जोलवेराइन। 1834 में प्रसा की पहचान कर के पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया जोलवेराइन, जिसमें जर्मनी के सभी राज्य शामिल हो सके। इसने शुल्क अवरोधों को, जो टैक्स लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया और मुद्रा की संख्या जो पहले 2 थी, यानी एक राज्य की मुद्रा थी और एक राष्ट्रीय मुद्रा थी, इसको कर दिया गया। पहले सब क्षेत्र की अलग अलग मुद्राएं थी, लेकिन जब ये संघ बना तब 2 ही मुद्राएं प्रचलन में लाई गईं। रेलवे का विकास हुआ और तीव्र गति से व्यापार में वृद्धि हुई। आर्थिक हितों को सभी राष्ट्र हित बना दिया गया। इससे राष्ट्रीय भावना और ज्यादा मजबूत हो गई। अब हम देखते हैं 1815 के बाद रूढ़िवाद कैसे पनपा। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित हो गईं। रूढ़िवाद का मतलब होता है पारंपरिक संस्थाएं और रीति रिवाज। ये पहले जो पारंपरिक संस्थाएं होती थी वो पुराने विचारों पर जोर देती थी और वो बदलाव की बजाय धीरे धीरे काम करने पर जोर देती थी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन की हार हुई तब यूरोपीय सरकारें पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति, इन सबको बनाए रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को खत्म कर दिया तथा एक संधि समझौता तैयार किया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन की हार के बाद इनके प्रतिनिधियों ने सभी ने यूरोप में प्रशासन के लिए एक समझौता तैयार किया, जिसे वियना में समझौता, वियना शांति सम्मेलन कहा जाता है। इसकी जो मेजबानी थी वो ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इस वियना संधि की शर्तें थी। क्या शर्तें थी? तो ये वे सभी बदलाव जो नेपोलियन द्वारा किए गए थे, सभी को ये बदलना चाहते थे, खत्म कर दिए गए इसके द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बूरो वंश जो 1789 की क्रांति द्वारा हटाए गए थे, अब उस वंश को फिर से राजा बना दिया गया, फिर से इनको राजतंत्र में शामिल कर लिया गया। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था उन सबको भी स्वतंत्र कर दिया गया। इसके साथ साथ फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन द्वारा किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। और 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश हो गई। वे आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी, यानी कि वो पहले जैसा शासन फिर से शुरू हो गया जो अब पूरी तरीके से निरंकुश हो गया था। सेंसरशिप के नियम बदल दिए गए, जिससे अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति जैसे विचार दिखाई देते थे। अब इन सब पर पहले की तरह प्रतिबंध अब लगा दिए गए थे। इसलिए इस व्यवस्था को रूढ़िवादी व्यवस्था के विरोधी ये प्रेस की आज़ादी चाहते थे और वो चाहते थे कि सबको स्वतंत्र बोलने का अधिकार हो। ये इस समय समाप्त कर दिए गए। बच्चों, ये चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये व्यंग्यात्मक चित्र है। इसमें सभी लोग जो बैठे हैं इनके मुंह में टैप लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अब किसी प्रकार का ये विरोध नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया है। यानी कि इस पढ़े लिखे समाज पूरी तरीके से इनको खामोश कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो क्रांति हुई, यानी कि वियना शांति सम्मेलन के बाद जो रूढ़िवादी शासन आया, फिर क्रांतिकारियों ने दोबारा से अपने आप को संगठित करने का
शुरू किया। 1815 में क्रांति में भाग लेने के बाद बहुत से क्रांतिकारी दमन के डर से भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे जो क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया, बहुत सारे क्रांतिकारी उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन फिर भी वहां से वो अपने सारे कार्य करते रहे। यूरोपीय राज्यों ने, क्रांतिकारियों ने गुपचुप तरीके से अपना काम जारी रखा। ये सभी 1815 के बाद वियना कांग्रेस में राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करते रहे और स्वयं को ये उस व्यवस्था से आजाद रखना चाहते थे। ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जो इटली का रहने वाला था। इसका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ, जिसका नाम था जूसेपी मैत्सिनी। आप देख सकते हैं ये जूसेपी मैत्सिनी ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की उम्र में ही जब उसने लिगोरिया में क्रांति की तो वहां से उसे निकाल दिया गया। इसके बाद इसने स्वयं भूमिगत 2 संस्थानों की स्थापना की, 2 संगठनों की स्थापना की। इसने पहला संगठन बनाया, वो मार्सेई में यंग इटली था। इसके बाद इसके द्वारा बनाया गया दूसरा संगठन बर्न में यंग यूरोप था। ये संगठनों के सदस्य युवा वकील, युवा वर्ग के लोग जो पोलैंड, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी और फ्रांस से आए हुए थे, ये सब थे। मैत्सिनी के अनुसार या इनका मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों की तरह नहीं रह सकता, इसे जोड़कर एक करना होगा और एकीकृत गणतंत्र शासक यहाँ पर भी लगाना होगा। इटली का एकीकरण के द्वारा किया गया। या इसके बाद ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे और अपने प्रयासों से रूढ़िवादियों को इन्हें हराया। इसीलिए मैटरनिक ने इनके लिए कहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक जो शत्रु है वो जूसेपी मैत्सिनी भी है। तो इनको हमने जाना। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा इसमें हमने वियना शांति जो सम्मेलन था इसकी बहुत सारी शर्तें पढ़ी, इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है, कुछ गृह कार्य है। इसमें जो प्रश्न है इसके आंसर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से करने होंगे। पहला है वियना शांति संधि हुई कौन से सन में हुई, आप बता सकते हैं। दूसरा है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। अगला है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए, नाम बताइए। तो ये आपका गृह कार्य है, आप इसको अच्छे से करें। इसके बाद हम अगले अध्याय में या अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे 1830 के बाद क्या हुआ। यहाँ से क्रांतिकारियों का युग शुरू होता है। 1848 में एक और क्रांति हुई, जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसके बाद इटली का एकीकरण हुआ। इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।